आज बात करते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स की। कितना बड़ा थ्रेट है ये माइक्रोप्लास्टिक्स आपकी हेल्थ के लिए, कितने खराब है ये। क्या वाकई में माइक्रोप्लास्टिक क्या आपकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ी कंसर्न है? एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बताया गया कि हम ह्यूमंस एक हफ्ते में एक क्रेडिट कार्ड के सरफेस में जितना माइक्रोप्लास्टिक आता है उतना हम खाते हैं। इसको भी हम इवैल्यूएट करेंगे। क्या माइक्रोप्लास्टिक आपके बॉडी के अंदर में एक हैवॉक क्रिएट करते हैं? क्या ये सचमुच एंडोक्राइन डिसरप्टर्स है? क्या माइक्रोप्लास्टिक्स आपके पेनिस में और विमेन के वजाइना में भी है? ये सब हम आज पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा दोस्तों कि माइक्रोप्लास्टिक हर जगह है। आपके खाने में है, आपके पानी में है, और आप जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स है। ये भी आपको बताऊंगा कि आज माइक्रोप्लास्टिक माँ के दूध में भी पाए गए हैं, और आपके कोला में, आपके चिप्स में, आपके बिस्किट में, इसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स है। जब हम साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक इंटरेस्ट की बात करते हैं तो माइक्रोप्लास्टिक के सब्जेक्ट में अभी साइंटिफिक इंटरेस्ट बहुत बहुत ज्यादा हाई है। एक रिसर्च ने तो ये भी किया था कि आज जो माइक्रोप्लास्टिक के ऊपर में रिसर्च हो रहा है, पब्लिकेशंस हो रहे हैं, ये बिटकॉइन के कंपैरिजन से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी रिसर्च चल रही है माइक्रोप्लास्टिक के ऊपर। आज के पॉडकास्ट में हम 9 चीज डिकोड करेंगे। सबसे पहले माइक्रोप्लास्टिक की डेफिनेशन होती क्या है। नंबर 2, ये कहाँ मिलते हैं, और आप सरप्राइज हो जाएंगे ये कहाँ मिलते हैं। तीसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ द साइज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। चौथा, हम बात करेंगे क्यों इंडिया के लिए माइक्रोप्लास्टिक पूरी दुनिया से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। पांचवा, हम बात करेंगे माइक्रोप्लास्टिक के अब्जॉर्प्शन की और इसके एलिमिनेशन की। छठा, पूरी माइक्रोप्लास्टिक की दुनिया में से वो कौन 3 या 4 माइक्रोप्लास्टिक्स है जिसके बारे में आपको चौकन्निया होना पड़ेगा। सातवां, हम बात करेंगे माइक्रोप्लास्टिक टेस्टिंग की, क्या आपको करानी चाहिए या नहीं। आठवां, हम बात करेंगे ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स है ये बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करते हैं और आपको इसकी कितनी चिंता करनी चाहिए। एंड लास्ट में मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल गाइड शेयर करूंगा जिससे आप माइक्रोप्लास्टिक का एक्सपोजर को कम कर सकते हैं। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला, माइक्रोप्लास्टिक्स है क्या? क्या इसकी कोई डेफिनेशन है? हाँ दोस्तों, है। साइंस में माइक्रोप्लास्टिक की डेफिनेशन है प्लास्टिक के पार्टिकल्स जो 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं, इसको हम माइक्रोप्लास्टिक्स बोलते हैं। दूसरा दोस्तों, माइक्रोप्लास्टिक्स के साथ हम हमेशा नैनोप्लास्टिक्स की बात भी करते हैं। नैनोप्लास्टिक्स का मतलब है वो पार्टिकल जो एक माइक्रोमीटर से छोटी है, उनको हम नैनोप्लास्टिक्स बोलते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1000 ऑफ अ मिलीमीटर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम साइंटिफिक रिसर्च और क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, अभी तक जो रिसर्च हुआ है, ये सारा रिसर्च फोकस हुआ है वो माइक्रोप्लास्टिक्स के ऊपर जो 1 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। अब नॉर्मल लैंग्वेज में एक वर्ड सुनेंगे जिसको हम MNPs बोलते हैं। MNPs का मतलब है माइक्रो एंड नैनो पार्टिकल्स। रफली 70 से 80% MNPs आते हैं फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर पार्टिकल पीसेस। इसमें 2 रीजन से होते हैं, एक ऑक्सीडेशन की वजह से और दूसरा डिग्रेडेशन प्रोसेस की वजह से। 20 से 30% MNPs आते हैं क्योंकि इसको इंटेंशनली आपके प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है उनकी फंक्शनैलिटी के पर्पस से। आगे बढ़ते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक्स आते कहां से है आपके शरीर में? तो जब हम मोड्स ऑफ एक्सपोजर की बात करते हैं, हम ह्यूमंस में माइक्रोप्लास्टिक्स 3 जगह से आते हैं। सबसे पहला, इंजेक्शन। जब आप खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उसमें से माइक्रोप्लास्टिक्स आपके शरीर में आते हैं। दूसरा, इनहेलेशन। जब आप सांस लेते हैं तो एयर में जो माइक्रोप्लास्टिक्स है वो आपके शरीर में आते हैं। और तीसरा, स्किन कांटेक्ट की वजह से, स्किन के पोर्स के थ्रू माइक्रोप्लास्टिक्स आपके ह्यूमन बॉडी में आते हैं। जब हम MNPs की बात करते हैं, खाने में से करीबन 5 से 6 लाख पार्टिकल्स हमें मिलते हैं। दूसरा, इसमें से सॉल्ट में भी आपको 5000 से 7000 MNPs मिलेंगे। जब हम मछली की बात करते हैं तो 5000 से 12000। वो सारा प्लास्टिक जो आप समुद्र में फेंकते हैं, रिवर्स में फेंकते हैं,
हैं, लेक्स में फेंकते हैं, ये सारा जब डिग्रेड होके अंदर जाता है, मछलियां इसे खाती है। तो जब आप मछली खाते हैं, इससे आपको माइक्रोप्लास्टिक्स भी मिलता है। जब हम सब्जियों की बात करते हैं तो करीबन 30,000 से लेके 1 लाख माइक्रोप्लास्टिक्स इसमें से मिलते हैं। फ्रूट्स की बात करें 4.5 लाख MNPs हमें यहाँ से मिलते हैं। नैनो प्लास्टिक्स होते हैं, वो सॉइल में अब्सॉर्ब होते हैं और इसके थ्रू ये प्लांट्स में जाते हैं, और जब आप सब्जी या फल खाते हैं इसमें वो प्रेजेंट होते हैं। जब हम पानी की बात करते हैं, पीने के पानी की, तो करीबन 2 लाख से लेके 12 लाख MNPs आपको पानी से मिलते हैं। ये दोस्तों आपको म्यूनिसिपल पानी में भी मिलते हैं, और वो जो आप बॉटल पीते हैं जो प्लास्टिक की बॉटल में होता है उसमें भी होते हैं। इसकी वजह से ये आपको दूध में भी दिखेंगे, बियर में भी दिखेंगे, वाइन में भी दिखेंगे, हर जगह से आपके बॉडी में जाते हैं। जब हम एयर की बात करें तो 2 लाख से लेके करीबन 25 लाख MNPs आपको हवा से आते हैं। जब हम आउटडोर एयर की बात करते हैं तो करीबन 50,000 से लेके 2 लाख MNPs। जब हम इंडोर एयर की बात करते हैं तो 1 लाख से लेके 23 लाख MNPs यहां से आते हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप म्यूनिसिपैलिटी या बोरवेल का पानी पीते हैं तो इसमें माइक्रोप्लास्टिक्स ज्यादा होते हैं, और जब आप बॉटल वाटर पीते हैं तो इसमें माइक्रोप्लास्टिक्स कम होते हैं। ये गलत है दोस्तों, दोनों में MNPs है। एक दोस्तों स्टडी हुई थी जहां इन्होंने 11 कंट्रीज से बॉटल्ड वाटर को सोर्स किया था, 259 सैंपल, उसमें 93% बॉटल्स में उनको माइक्रोप्लास्टिक का कंटेमिनेशन मिला। एक बॉटल में तो करीबन 10,000 माइक्रोप्लास्टिक थे पर लीटर। ऑलमोस्ट 54% माइक्रोप्लास्टिक थे पॉलीप्रोपिलीन जो बॉटल के कैप्स में होते हैं, और 16% नाइलॉन भी थे इसमें। इसकी साइज वेरी कर रही थी 6.5 से 100 माइक्रोमीटर्स के बीच में, और क्योंकि ये 1 मिलीमीटर से छोटे थे इसलिए इसके ऊपर स्टडी की गई। और एक रिमार्केबल स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। एक स्टडी की गई थी जहां उन्होंने माँ के दूध को एनालाइज किया। 76% जो माँ का दूध इन्होंने लिया था लैक्टेटिंग विमेन से, इसके अंदर में भी इनको माइक्रोप्लास्टिक्स मिले। प्राइमरीली पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीप्रोपिलीन माँ के दूध में मिले। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके साइज के ऊपर। क्यों साइज मैटर करता है जब हम माइक्रोप्लास्टिक्स की बात करते हैं? इसके थ्रू दोस्तों आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जब हम माइक्रोप्लास्टिक्स की बात करते हैं तो अब्जॉर्प्शन की बात आती है। जब हम अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लंग में माइक्रोप्लास्टिक का अब्जॉर्प्शन। अगर वो माइक्रोप्लास्टिक्स को आपके लंग्स तक पहुंचना है तो इसकी साइज 2.5 माइक्रोन से छोटी होनी चाहिए। जब ये इससे छोटी होती है तो वो आपके जो लंग्स की एपिथेलियम है इसको क्रॉस करके लंग्स में जाते हैं। दोस्तों जो स्मोकर्स होते हैं उसमें बड़े पार्टिकल्स भी जा सकते, इसीलिए बोलते हैं अगर आप स्मोकर है तो आपके अंदर में माइक्रोप्लास्टिक का कॉन्सेंट्रेशन हायर होगा। जब हम गट अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर, तो इसकी अब्जॉर्प्शन के लिए ये पार्टिकल्स हैव टू बी स्मॉलर देन 150 माइक्रॉन्स। इसका मतलब अगर इससे बड़े हैं तो आपका गट इसको अब्सॉर्ब नहीं कर सकता है। दोस्तों ये साइज क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है? जब हम लार्ज प्लास्टिक्स की बात करते हैं जो 5 मिलीमीटर से ऊपर होते हैं, इसमें कोई कंसर्न नहीं है। ये सारे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू पास थ्रू हो जाते हैं और आपके स्टूल में निकल जाते हैं। लेकिन जब हम छोटे स्मॉलर माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स की बात करते हैं, कंसर्न यहां पर होती है। क्यों? क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि आपकी बॉडी इसको रिटेन कर लेती है। दोस्तों ये टेबल को देखिएगा, इसके थ्रू पता चलेगा कहां कहां माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर में। आपको पीई और पीवीसी कैरोटिड प्लाक्स में मिलते हैं। जब हम बात करते हैं बोन मैरो की तो इसके अंदर में आपको पीई, पीएस, पीवीसी, पीपी, नाइलॉन मिलेंगे। जब हम आपकी पिनाइल या पेनिस की बात करते हैं तो इसमें भी आपको माइक्रोप्लास्टिक्स मिलते हैं। आपके लंग्स में मिलेंगे, आपके लिवर में मिलेंगे, आपके हिप और नी जॉइंट में मिलेंगे, आपके टेस्टिस यानी कि आपके बॉल्स में मिलेंगे, और बहुत रिमार्केबल न्यूबॉर्न बेबी प्लेसेंटा में भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। दोस्तों ये टेबल देखेगा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये आपको बताएगा इंडिया के लिए क्यों माइक्रोप्लास्टिक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब हम माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन इन रिवर्स की बात करते हैं
मैक्सिमम पाया गया है गंगा में। हाँ दोस्तों, हमारी नदियां इतनी ज्यादा प्लास्टिक से पोल्यूटेड हो गई है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हम म्यूनिसिपल पानी की बात करते हैं तो 85% कंटेमिनेशन है प्लास्टिक का म्यूनिसिपल के पानी में। तीसरा, इंडिया का एक यूनिक प्रॉब्लम है। आपको पता है इंडिया में पोल्यूशन कितना ज्यादा है। अगर आप दिल्ली की बात करें, विंटर्स में जब ये लोग बहुत चीज को जलाते हैं हीट जनरेट करने के लिए, ये सारी वजह से वो जो प्लास्टिक्स जलता है, ये सारे प्लास्टिक्स इवेपोरेट होके आपके एयर में जाते हैं, जिसको आप ब्रीथ करते हैं। हमारे यहाँ सीवेज की ट्रीटमेंट भी बहुत पुरानी है, एनार्किक है। बाकी सारे एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज में ये लोग ये सारी सीवेज ट्रीटमेंट को इतना इन्होंने मॉडर्न कर दिया है कि उसका इम्पैक्ट ह्यूमन और माइक्रोप्लास्टिक्स इनसाइड ह्यूमन पे कम है। इंडिया में इसकी वजह से भी माइक्रोप्लास्टिक्स ज्यादा है हमारे बॉडी के अंदर। और लास्ट, हमारी वेदर, क्योंकि हमारी वेदर प्रिंसिपली गर्म है। जब आपके ये बॉटल वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं गर्मी में, जो आपके प्लास्टिक के कंटेनर्स है उसमें से प्लास्टिक आस्ते आस्ते मेल्ट हो जाती है। आप अक्सर देखेंगे, आप जोमेटो स्विगी करते हैं तो आपको वो जो खाना आता है वो प्लास्टिक के कंटेनर में आता है। जब गर्म खाना आप प्लास्टिक के कंटेनर में डालेंगे तो उसमें से भी माइक्रोप्लास्टिक्स खाने में चले जाते हैं। और आपको तो पता है हम इंडियंस को कितना पसंद है जोमेटो स्विगी करना। ये सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो कंपेयर टू द वर्ल्ड, मेरा ये मानना है इंडियंस के अंदर में ज्यादा मात्रा में आपको माइक्रोप्लास्टिक्स मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, माइक्रोप्लास्टिक के अब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, वो पाए जाते हैं फूड में, एयर में, वाटर में, और ये अब्जॉर्ब होते हैं या तो खाने से या ब्रीथ करने से या स्किन के द्वारा। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिसको मोर देन 10 माइक्रोन्स बोलते हैं, ये आपकी बॉडी बहुत एफिशिएंटली इसको रिमूव कर देती है और बहुत रेयरली ये बॉडी के अंदर में अब्सॉर्ब होते हैं। प्रॉब्लम आता है छोटे पार्टिकल्स का, लेस देन 10 माइक्रोन्स। ये जब छोटे होते हैं तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं अब्सॉर्प्शन के, स्पेशली आपके लंग में और आपके गट में। हमारा बॉडी एक यूनिक मशीन है। जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में होते हैं, बॉडी बहुत मेहनत करता है उसको निकालने के कारण। तो हमारा बॉडी एक एलिमिनेशन मशीन है। जब हम माइक्रोप्लास्टिक्स की बात करते हैं तो जब भी आप कफ करते हैं, स्नीज करते हैं, उस कफ और स्नीज में भी माइक्रोप्लास्टिक्स निकल जाते हैं। मैक्सिमम माइक्रोप्लास्टिक्स सुबह जब आप पॉटी करते हैं वहां निकल जाते हैं। साइंस का ऐसा मानना है कि 99% ऑफ इंजेस्टेड माइक्रोप्लास्टिक्स आपके स्टूल में 72 आवर्स के अंदर में निकल जाते हैं। कुछ माइक्रोप्लास्टिक्स आपके यूरिन से भी निकल जाते हैं, लेकिन आपके पसीने से माइक्रोप्लास्टिक्स नहीं निकलते, ये जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, आज माइक्रोप्लास्टिक्स के ऊपर जितना रिसर्च हो रहा है इसमें एक बायस है दोस्तों। क्यों? क्योंकि साइंस उन्हीं टिश्यूज का अभी बायोप्सी कर रही है जो आसानी से कर सके। तो एक बायस है, क्योंकि आप वही चीज टेस्ट कर रहे हैं जो आपके लिए आसान है, लेकिन वो नहीं कर रहे जो और काफी जगह बॉडी में होगी। तो जितना भी साइंस या डेटा हमें माइक्रोप्लास्टिक से मिलता है उसमें एक यूजर बायस है, वो उन टिश्यूज से आ रहा है जहां पर बायोप्सी करना इजी है। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको माइक्रोप्लास्टिक को रियली आपके बॉडी में कितने इसकी टेस्ट करानी चाहिए? दोस्तों, मैं बहुत ट्रैवल करता हूं अब्रॉड में और बहुत सारे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, आपके माइक्रोप्लास्टिक लेवल्स को टेस्ट करिए। दोस्तों, ये सारे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे कि वो गट माइक्रोबायोम की आजकल बहुत सारी टेस्ट्स मिल रही है। अगर मेरा मानिए तो इसकी यूटिलिटी आज के दिन में बहुत कम है। एक्चुअली में माना जाए तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 0 के बराबर इसकी यूटिलिटी है। क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक के ऊपर इतना रिसर्च हो रहा है, इतने आर्टिकल्स आ रहे हैं, इतना ज़्यादा फियर मॉन्गरिंग चल रहा है, इसकी वजह से कोई ना कोई इसका एडवांटेज लेगा। बहुत सुन आप देखेंगे हमारे न्यूज़पेपर में एक फुल पेज ऐड आएगी, क्या आपको पता है आपके शरीर के अंदर में इतने माइक्रोप्लास्टिक्स है, प्लीज़ इसको टेस्ट कराइए। मैं और आप शायद गलीबल होके इसको टेस्ट करा लेंगे। मेरा मानना है मत कराइए। क्यों? क्योंकि 72 आवर्स में 99% माइक्रोप्लास्टिक्स बॉडी एलिमिनेट कर देता है। दूसरा, ये सारी टेस्ट की एफिकेसी हमें पता नहीं है, तो मेरा ये मानना है अभी टेस्टिंग को अवॉइड कीजिए। हाँ, आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद जब ये टेस्टिंग्स बेटर हो जाएंगी उसके बाद तब कॉल लेंगे। अभी
टेस्ट कराने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते, कौन से माइक्रोप्लास्टिक्स आपके लिए हार्मफुल है या कंसर्निंग है। सबसे पहला दोस्तों है बिस्फेनॉल ए, जिसको हम BPA भी बोलते हैं। ये एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स है जो प्लास्टिक्स को हार्डनेस और ड्यूरेबिलिटी देता है। इंडिया में ये आपको वाटर बॉटल्स में, बेबी की जो बॉटल्स होती है जिससे उनको फीड किया जाता है, उसमें, खिलौने में, सिंगल यूज प्लास्टिक के प्लेट्स में, कप्स में, ग्लासेस में, ये सब जगह में आपको BPA मिलेंगी। 2022 का एक रिपोर्ट था जहां उन्होंने बताया कि 78% बॉटल्स जो इन्होंने टेस्ट की थी उसमें उनको BPA मिला। उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल 1.7 ppm था। बहुत ज्यादा चिंता का विषय ये था कि बहुत सारी बॉटल्स को इन्होंने ब्रांड किया था 0% BPA, लेकिन जब इसको टेस्ट किया गया तो इसमें BPA पाया गया। 2010 में दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एंड सेल ऑफ बेबी बॉटल्स कंटेनिंग BPA, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ। इसकी वजह से उसमें प्लास्टिक्स या माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए। 2022 में इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक फूड कंटेनर्स, प्लेट्स हुई, कप्स हुई, स्ट्रॉज हुई, रैपर्स हुई, उसमें BPA का यूज भी बैन कर दिया। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जो इतनी बड़ी है, जहां करप्शन भी है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स भी है, ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट है BPA को आपकी लाइफ से कंप्लीटली एलिमिनेट करना। आपके बॉडी में BPA एंटर होता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि ब्रीदिंग के थ्रू, स्किन एक्सपोजर के थ्रू और आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पाथवेज के थ्रू। BPA की हाफ लाइफ बहुत छोटी है। 2 घंटे में 50% ऑफ द BPA जो डिटेक्ट होते हैं आपकी यूरिन पास आउट कर देती है। दोस्तों BPA की हाफ लाइफ बहुत छोटी है। 90% अडल्ट्स में 2 घंटे के अंदर में ये जो BPA होती है आपकी बॉडी उसको डिटेक्ट करती है और यूरिन में इसको क्लीन कर देती है, लेकिन 50% अभी भी रह जाते हैं। BPA हार्मफुल क्यों है दोस्तों? जब हम BPA की बात करते हैं तो ये आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को मिमिक करता है। ये इसकी वजह से मेन और विमेन दोनों के लिए हार्मफुल है, क्योंकि ये एक नेगेटिव फीडबैक लूप क्रिएट करता है आपके हार्मोन प्रोडक्शन में। ये सिग्नल करता है आपके हाइपोथैलेमस को कि कम मात्रा में FSH और LH बनाओ। ये दोनों मेन और विमेन के लिए प्रॉब्लमेटिक है। इसकी वजह से मेन में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है और विमेन में एस्ट्रोजन कम हो जाता है। ये सबसे ज्यादा रिस्क है प्रेग्नेंट विमेन के लिए और यंग बच्चों के लिए। इसका बहुत बड़ा रिस्क है इन यूट्रो एक्सपोजर में, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग अर्ली इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। अगर एक्सेस BP है तो बहुत सारे स्टडीज दिखाते हैं इसकी वजह से विमेन में फर्टिलिटी इश्यूज भी आते हैं। जहां साइंस अभी काम कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लिंकेज है BPA के टू ओबेसिटी, टू डायबिटीज एंड टू कैंसर। और एक यूनिक जगह आपको BPA मिलेंगे जब आप शॉपिंग करते हैं। उसकी जो रिसीट्स होती है वो रिसीट्स एक्चुअली तो ब्लैक होती है, उसके ऊपर में ये लोग एक व्हाइट कोटिंग करते हैं ताकि जब वो प्रिंट करे तो आपको दिखे। ये जो व्हाइट कोटिंग थर्मल पेपर होती है ये BPA का सोर्स है। एक स्टडी की गई थी जहां इन्होंने देखा कि ये जो रिटेल के जो कैशियर्स होते हैं उनकी यूरिनरी कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर टू नॉर्मल पीपल ऑफ BPA वाज 2 times हायर। ये जब आप टच करते हैं इसको, ये स्किन के द्वारा आपके बॉडी के अंदर जाते हैं। हाँ दोस्तों, मैं ये मानूंगा कि आज की दुनिया में कंप्लीटली अवॉइड करना तो डिफिकल्ट है, लेकिन जहां तक हो सके एक रिसीट मांग लीजिएगा, आपके फोन में आ जाएगी, कैशियर भी बचेगा, आप भी बचेंगे BPA से। दूसरा माइक्रोप्लास्टिक जिससे आपको केयरफुल रहना है, इसको हम लोग PFAS बोलते हैं। PFAS का मतलब है पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन मेड केमिकल है। इसके करीबन 12,000 डिफरेंट टाइप्स है। ये इसलिए बनते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंट है टू वाटर, टू ऑयल, टू हीट एंड टू स्टेन्स। ये इसलिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि इसको हम लोग साइंस की भाषा में फॉरएवर केमिकल्स बोलते हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है आपकी एनवायरनमेंट को इसको ब्रेक डाउन करना, और जब ये आपके बॉडी में जाते हैं तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जैसे कि हमने बात की थी, accumulation of microplastics is a bigger problem than just ingestion of microplastics। ये कॉमनली आपको कहाँ मिलेंगे? जब हम नॉन स्टिक कुकवेयर की बात करते हैं जिसमें टेफ्लॉन कोटिंग होती है, उसमें
पीफास मिलेगा आपको। जब हम स्टेन रेजिस्टेंट कारपेट्स या फर्नीचर की बात करते हैं वहां पर आपको पीफास मिलेगा। जब हम वाटरप्रूफ क्लोथिंग की बात करते हैं उसमें आपको पीफास मिलेगा। जब हम ग्रीस रेजिस्टेंट फूड पैकेजिंग की बात करते हैं पीफास मिलेगा। फास्ट फूड के रैपर में, बॉक्सेस के कोटिंग में, यहाँ सब जगह आपको पीफास मिलेगा। आपका पीफास भी एक एंडोक्राइन डिसरप्टर है। अगर समझाऊं तो ये मिमिक करता है आपकी फैटी एसिड की चेन को। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर देते हैं फ्लोरीन एटम्स के थ्रू। इसकी वजह से इतने ज्यादा पोटेंट हो जाते हैं कि इसको ब्रेक डाउन करना डिफिकल्ट हो जाता है। एंडोक्राइन के अलावा इनका इंपैक्ट होता है आपके जीन एक्सप्रेशन में। अगर ये बहुत ज्यादा मामले में एक्यूमुलेट होते हैं उसके बाद आप कंसीव करते हैं तो बहुत सारे ये आपके बच्चे में भी पाए जाएंगे। दूसरा, इसके रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी। इसका इम्पैक्ट आपके थायराइड हार्मोन पे भी होता है। ये कंपीट करते हैं थायरॉक्सिन यानी कि आपके T4 हार्मोन के साथ। इसकी वजह से आपके थायराइड हार्मोन के लेवल्स कम हो सकते हैं और आपको पोटेंशियली हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। बीपीए के कंपैरिजन में पीफास एलिमिनेट होते हैं आपके बाइल और आपके यूरिन के थ्रू। जब हम इसकी हाफ लाइफ की बात करते हैं तो कंपेयर टू बीपीए ये आपके शरीर में डेज से लेके सालों तक आपके अंदर में रहते हैं। इसका जो स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है ये प्रिवेंट करता है इसका ब्रेकडाउन बॉडी के अंदर में, जिसकी वजह से ये एलिमिनेट नहीं होते और अक्यूमुलेट होते हैं। दोस्तों, पीफास के हेल्थ इंपैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है और ये काफी कंसर्निंग है। सबसे पहले ये अटैक करता है आपकी इम्यूनिटी को। ये फिर अटैक करता है आपके एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक फंक्शन को। आपके थायराइड लेवल्स डिसरेगुलेट करता है, आपकी लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसरेगुलेट करता है, आपके इंसुलिन लेवल्स को डिसरेगुलेट करता है। इसकी वजह से इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है आपके लिवर के ऊपर। पोटेंशियली लिवर डिजीज भी कॉज कर सकता है, किडनी के ऊपर, और क्योंकि ये जीन एक्सप्रेशन को चेंज करता है चांसेस ऑफ कैंसर या रिस्क ऑफ कैंसर भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, पीफास से हमें बचने की जरूरत है। तीसरा माइक्रोप्लास्टिक जिसके बारे में मैं बात करूंगा, इसको हम थैलेट्स बोलते हैं। थैलेट्स दोस्तों एक रकम का केमिकल है जो यूज किया जाता है प्लास्टिक को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट और ड्यूरेबल बनाने के लिए। ये बीपीए का एकदम ऑपोजिट है। बीपीए हम बनाते हैं वो प्लास्टिक को हार्ड और रिजिड बनाने के लिए, थैलेट्स का इस्तेमाल होता है उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। जब हम थैलेट्स की बात करते हैं इमीडिएटली दोस्तों पर्सनल और ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स यहाँ पर आएंगे। आपको थैलेट्स मिलेंगे फ्रेग्रेंसेस में। जब आप डिओड यूज करते हैं, जब आप परफ्यूम यूज करते हैं, जब आप इत्तर यूज करते हैं, ये एक रकम का सेंट स्टेबिलाईजर है, इसलिए आपको ये सारे प्रोडक्ट्स में मिलेगा। ये आपको लोशन और शैम्पूज में भी मिलेगा क्योंकि इस केमिकल में एक यूनिक प्रॉपर्टी है फ्लेक्सिबिलिटी की, इसी के लिए ये लोग इसको लोशन और शैम्पूज में भी यूज करते हैं। जब हम वो फूड को प्लास्टिक से रैप करते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें भी आपको थैलेट्स मिलेंगे। इनका दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ डिसरप्शन भी सिमिलर है। ये आपके एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी के ऊपर इंपैक्ट करता है। ये आपके एस्ट्रोजन को मिमिक करता है, ये बाइंड करता है आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को। जब इसको भारी मात्रा में माउस में इंजेक्ट किए गए तो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो गए। इसके अलावा थैलेट्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद द क्वालिटी ऑफ योर सीमेन एंड योर स्पर्म एंड देयरफॉर इसका इंपैक्ट आपके मेल रिप्रोडक्टिव आउटकम्स या फर्टिलिटी पे भी होता है। इसका काफी सारा अब्जॉर्प्शन आपके स्किन के थ्रू आता है क्योंकि ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। तो चाहे आपके नेल पॉलिशेस हुए, परफ्यूम हुए, शैम्पूज हुए, बॉडी लोशंस हुए, क्लींजर हुए, इन सब में डीईपी करके एक थैलेट है वो पाया जाता है। जब एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया गया था इंडिया में 45 प्रोडक्ट जैसे कि फेस वॉशेस हुए, स्क्रब्स हुए, शावर जेल्स हुए, 45% से भी ज्यादा में उनको थैलेट मिला था। इसलिए दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो देखिएगा उसमें क्या लेबल लगाया गया है कि ये थैलेट फ्री है या ये कोई नेचुरल ब्रांड है, जैसे कि फॉरेस्ट एसेंशियल हुई, रास लग्जरी हुई, ब्रियांस नेचुरल हुई। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये यूज नहीं किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट इसको मास्क भी करते हैं, वो लोग सिर्फ एक वर्ड यूज करेंगे, ऑल्सो कंटेन सिंथेटिक केमिकल्स, तो इससे सावधान रहिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपके बॉडी में ये कौन कौन से ऑर्गन को इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहला ब्रेन। एक 2024 की नेचर मेडिसिन की स्टडी थी जहां पाया गया कि भाई
MNPs यानी कि माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स जैसे कि पॉलीएथिलीन, ये ह्यूमन ब्रेन में 7 से 30 गुना ज्यादा मात्रा में अक्यूमुलेट होते हैं कंपेयर टू योर लिवर एंड योर किडनीज। इसकी वजह से जिन लोगों को डिमेंशिया होता है या आगे जाके अल्जाइमर होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन उनकी ब्रेन में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हार्ट की तरफ। हार्ट के अंदर में भी आपको MNPs मिलेंगे। जब आर्टरीज के अंदर में प्लाक डेवलप होता है जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है, इस आर्टरीज में देखा गया कि अगर आपकी आर्टरी हेल्दी है कंपेयर टू एक आर्टरी जो अनहेल्दी है, अनहेल्दी आर्टरी में 51 टाइम्स मोर MNPs पाए गए कंपेयर टू अ हेल्दी आर्टरी। अब बात करते हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि आपके गट, लिवर और किडनी की। ये तो मैंने आगे भी बताया था, आपका स्टमक, आपका लिवर, ये प्राइमरी अब्जॉर्प्शन साइट से माइक्रोप्लास्टिक्स के, और ये डिटेक्टेबल होते हैं आपके GI टिश्यूज में। लिवर और किडनी में भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स ज्यादा है लेकिन ब्रेन के कंपैरिजन में लो है। लंग्स में भी दोस्तों आपको माइक्रोप्लास्टिक्स दिखेंगे। ये सारे माइक्रोप्लास्टिक एयरबॉर्न माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं। ये डस्ट से, सिंथेटिक फाइबर से, आप जो वो मास्क पहनते हैं, ये सब चीजों की वजह से आपके लंग्स के अंदर में जाते हैं। जब हम आपकी स्पर्म या सीमेन की बात करें तो 2023 में एक स्टडी हुई थी जिसमें 6 आउट ऑफ 10 ह्यूमन सीमन सैंपल्स में इनको माइक्रोप्लास्टिक्स मिले 0.2 से लेके 1.2 mm के, लाइक पॉलीएथिलीन, PVC, पॉलीस्टीरीन, ये सब वहां पर मिले। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। सीमेन बनता है आपके टेस्टिस से। जैसे कि आपकी एक ब्लड ब्रेन बैरियर होती है, वैसे कि आपकी टेस्टिस की भी एक बैरियर होती है। बहुत कुछ इसको क्रॉस नहीं कर सकती है क्योंकि रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मदर नेचर आपके टेस्टिस को बहुत बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बावजूद भी सीमेन में आपको माइक्रोप्लास्टिक्स मिले। अगर सीमेंस में माइक्रोप्लास्टिक घुस जाते हैं दोस्तों, इसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, आपकी स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाएगी, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, और आपकी स्पर्म मॉर्फोलॉजी, जो स्पर्म का शेप है, वो भी चेंज हो जाएगा दोस्तों सिर्फ मेन में नहीं, माइक्रोप्लास्टिक्स वजाइना और यूटेरिन टिश्यूज में भी पाए गए हैं। एक 2023 की एनवायरनमेंट इंटरनेशनल स्टडी थी जहां पर उनको माइक्रोप्लास्टिक्स प्लेसेंटल टिश्यूज में, एमिनोटिक फ्लूइड में और अम्बिलिकल कॉर्ड्स में पाए गए। एक 2024 की स्टडी में इन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि उनको माइक्रोप्लास्टिक्स वजाइनल डिस्चार्ज में, सर्विकल के म्यूकस में और फॉलिक्यूलर फ्लूइड जो आपके ओवरीज में होते हैं उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स मिले। अब दोस्तों बात करते हैं आप इससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों 2 चीज मैं आपसे कहूंगा कि माइक्रोप्लास्टिक को कंप्लीटली अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। आज की दुनिया में आप माइक्रोप्लास्टिक्स आपके बॉडी में रहेंगे, इसके बिना जीना इम्पॉसिबल है। आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आप इसको कैसे रिड्यूस करें। जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है लेकिन काफ़ी स्ट्रैटेजीज काफ़ी कॉस्ट के साथ आती है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी चीज़ को आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद ही इनकॉर्पोरेट करिएगा। बहुत सारी चीज़ हो सकती है अच्छी है लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कि इसका फ़ायदा ऑनेस्टली कितना है हमें पता नहीं है। तो हमेशा जब हम माइक्रोप्लास्टिक अवॉइडेंस की बात करते हैं या रिडक्शन की बात करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट हमेशा आपके माइंड में रखिएगा। सबसे इजी तरीका है दोस्तों, हीट या वो कंडीशन जो प्लास्टिक को डिग्रेड करती है उससे बचिए। एक्सेस हीट, एक्सेस फ्रीजिंग, यूवी लाइट, एसिडिक एनवायरनमेंट, ये सब के कारण प्लास्टिक्स का ब्रेकडाउन होता है। अगर आप आपकी वो कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे हैं, वो कॉफी कप की लाइनिंग प्लास्टिक की है, जब इसमें गर्म चाय या गर्म कॉफी जाती है तो वो डिग्रेड करती है और वो थोड़ा सा माइक्रोप्लास्टिक आपके कॉफी में आता है। हो सके तो घर से आप अपना कॉफी मग लेके जाइए या वहां उनसे पोर्सिलिन मग मंगाइए। घर में चॉपिंग बोर्ड प्लास्टिक्स के मत यूज करिए, आजकल आपको वुडन बोर्ड्स भी मिलते हैं। जब आप खाने को माइक्रोवेव में हीट करते हैं तो इंश्योर करिए वो कंटेनर प्लास्टिक का ना हो। आज आपको बहुत सारे माइक्रोवेव फ्रेंडली कंटेनर्स मिलते हैं तो प्लीज उसको यूज करिए। दूसरा दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक स्टोरेज से
ग्लास या मेटल स्टोरेज के ओर ट्रांजिशन करिए। इंडिया में तो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको एल्यूमिनियम के कंटेनर, स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स या ग्लास के कंटेनर्स मिलते हैं। आपके किचन से प्लास्टिक को बाहर निकालिए और ये सारे मेटल या ग्लास के कंटेनर्स को लाइए, एक्सपोजर कम हो जाएगा। जब आप बाहर जाते हैं घर से अपना खुद का पानी कैरी करिए, या तो मिट्टी के कंटेनर में या स्टील या ब्रास के बॉटल में, लेकिन कभी भी प्लास्टिक बॉटल में मत कैरी करिए। बहुत गर्मी होती है, इसकी वजह से माइक्रो प्लास्टिक्स आपके अंदर में जाएंगे जब आप वो पानी पिएंगे। अगर आप बाहर जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, आपको होगा कि जाके वो बॉटल वाला पानी पी लूं। थोड़ा महंगा होगा, लेकिन आजकल आपको बॉटल वाला पानी ग्लास के बॉटल्स में भी मिलता है, हो सके तो उसको पीजिए। दूसरा दोस्तों, अगर आपके घर में कारपेट वगैरह है तो इसकी रेगुलर वैक्यूम क्लीनिंग कराइए। इससे आपके कारपेट में जो सिंथेटिक फाइबर्स है ये सारे निकल जाएंगे। इसके अंदर में माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं। तीसरा दोस्तों, एक अच्छे वाटर फिल्टर में इन्वेस्ट कीजिए। हाँ दोस्तों, थोड़ा एक्सपेंसिव है। एक आरओ वाटर फिल्टर लाइए, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये बहुत भारी मात्रा में 0.1 से लेके 1 नैनोमीटर की पार्टिकल साइज को क्लीन कर देता है। हाँ दोस्तों, थोड़ा एक्सपेंसिव है, कम से कम 10-15 हजार रुपए का आएगा, लेकिन पानी तो हर चीज में लगता है, पीने से लेके कुकिंग से लेके हर चीज में। ये एक इन्वेस्टमेंट हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव है, मैं रेकमेंड करूंगा। और एक बहुत बड़ी जगह है जहां से आपके शरीर में माइक्रो प्लास्टिक्स आते हैं, वो है प्रोसेस्ड फूड। जब आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, वो प्लास्टिक के बैग में चिप्स हुई, वो प्लास्टिक के बोतल में कोला हुई, वो सब आप बहुत ज्यादा पीते हैं, वो सब के अंदर में माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं। हो सके तो जोमेटो स्विगी को कम करिए दोस्तों। जोमेटो स्विगी मैक्सिमम रेस्टोरेंट जब आप वो खाना मंगाते हैं वो प्लास्टिक कंटेनर्स में देते हैं। गरम खाना प्लास्टिक कंटेनर में माइक्रो प्लास्टिक रिलीज करेगा। करना ही है जोमेटो स्विगी तो अच्छी क्वालिटी रेस्टोरेंट से कीजिए, जो वहां पर वो लोग पेपर वेसल्स को यूज करते हैं। इससे आपका माइक्रो प्लास्टिक एक्सपोजर कम हो जाएगा। मेरा तो ये मानना है दोस्तों, क्यों बाहर का खाना, घर का खाना खाइए ना। वो बनते हैं आपके मेटल के यूटेंसिल्स में, माँ के प्यार से। एटलीस्ट 75 to 80% ऑफ द टाइम घर का खाना खाइए, ऑटोमेटिकली आपके माइक्रो प्लास्टिक का एक्सपोजर कम हो जाएगा। एंड लास्ट दोस्तों, माइक्रोवेव एक यूनिक मशीन है, हर घर में आपको मिलेगा, कन्वीनियंट है। अगर आपके पास उतने पैसे हैं कि आपने एक माइक्रोवेव लिया, तो प्लीज माइक्रोवेव फ्रेंडली कंटेनर भी लाइए। जब भी आपको आपकी सब्जी या दाल वगैरह कुछ गर्म करना है, उन कंटेनर में करिएगा, प्लास्टिक के कंटेनर में कभी नहीं। दोस्तों मेरा रेकमेंडेशन यही रहेगा कि माइक्रो प्लास्टिक से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। 99% ये एलिमिनेट हो जाते हैं। जब ये अक्यूमुलेट होते हैं तो प्रॉब्लम होता है। आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसके एक्सपोजर को आप कैसे कम कर सके। वो जो सारी मेथड्स मैंने आपको बोली, उसके थ्रू आप माइक्रो प्लास्टिक के एक्सपोजर को आसानी से कम कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। आपके ऊपर है। मेरे को आपकी इनकम लेवल्स नहीं पता है, लेकिन ये पता है एयर से, खाने से, पानी से और बहुत सारी जगह से आपके शरीर में माइक्रो प्लास्टिक्स आ रहे हैं। आप एयर फिल्टर यूज कर सकते हैं कम करने के लिए, वाटर फिल्टर यूज कर सकते हैं, घर का खाना खा सकते हैं। आपको आपकी प्रायोरिटी सेट करनी है आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। अगर ये सिंपल प्रिंसिपल को आप फॉलो करेंगे, जनरली आप सेफ जोन में है। सो दोस्तों, जहां तक हो सके, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक का रिसर्च अभी इमर्ज हो रहा है, लेकिन उसका यूसेज बढ़ते ही जाता है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जो कि एक पुअर कंट्री है। मेरा ये मानना है कि जितनी आसानी से आप प्लास्टिक को अवॉइड कर सके, ये आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड? आज मैंने साइंस के द्वारा जो मैंने माइक्रो प्लास्टिक के बारे में सीखा है, सब आपके साथ शेयर किया, ताकि आप एक बहुत सिंपल फियर फ्री डिसीजन माइक्रो प्लास्टिक के ऊपर ले सके। आप इससे डरे नहीं। क्यों? क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक के बिना जीना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन है। तो भाई, अगर यही है तो इसके एक्सपोजर को हम कम करेंगे। ये था आज का उद्देश्य इस एपिसोड या इस पॉडकास्ट के द्वारा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊं साइंस के थ्रू,
प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर रिसर्च करके आपको प्रेजेंट करने की। दूसरा दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए भारी मात्रा में। जितने जल्दी मेरे नंबर्स बढ़ेंगे उतने जल्दी मैं अपने पॉडकास्ट में गेस्ट साइंटिस्ट को और हेल्थ एडुकेटर्स को लाऊंगा, जिससे मैं भी सीखूंगा और आपको भी सिखाऊंगा। और दोस्तों, लास्ट में एक चीज जरूर बोलूंगा, सोच बदलो, सेहत बदलो, देश बदलो। जय हिंद।